गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आपका फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तकदीर कोचिंग सेंटर पर। तो हाँ स्टूडेंट्स, आज हम हमारी कल वाली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एसिड बेस और साल्ट हमारा चल रहा था 10th क्लास का एनसीईआरटी का जो सेकंड लेसन है, उसी को हम जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे आगे। उम्मीद है कि आपने पिछले क्लास को जो अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से याद कर लिया होगा, ताकि आपको आगे की जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए, समझ में अच्छे से आ जाए। तो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। क्या? यानी कि प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर है। आज हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर यानी कि कृत्रिम सूचक। क्या पढ़ते हैं हम? कृत्रिम सूचक। अब देखिए, ध्यान दो कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर कृत्रिम सूचक के अंदर कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर हम बात करते हैं किसकी? इसके अंदर हम बात करते हैं फिनालफ्थेलीन। फिनालफ्थेलीन फिनालफ्थेलीन जो है एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है हमारा फिनालफ्थेलीन। अब देखो फिनालफ्थेलीन, मैं चौक की तरह ले लेता हूँ इस बार। अब फिनालफ्थेलीन जो है, फिनालफ्थेलीन एक ऐसा इंडिकेटर है जो क्या होता है, रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस। अब इस फिनालफ्थेलीन के अंदर जब आप एसिड को डुबोगे, किसको डुबोगे? एसिड के अंदर जब इसको डालोगे फिनालफ्थेलीन को, तो किस कलर का हो जाएगा? इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। यानी कि जो इसका कलर है, कलरलेस है वैसे तो ये वो का वो बना रहे, कोई चेंज इसके अंदर नहीं होगा। बट जब आप इसको बेस के अंदर डुबाओगे तो तब ये किस कलर का हो जाएगा? तब ये पिंक कलर का, तब ये पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये क्या है? फिनालफ्थेलीन। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं पढ़ाता हूँ जैसे आपको मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज अपनी बुक के अंदर आपने जो है नाम पढ़े होंगे। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है वो किस कलर का होता है? वो ऑरेंज कलर का कलर होता है, ऑरेंज कलर। अब इस ऑरेंज कलर के अंदर जब आप एसिड को डुबाओगे तो किस कलर का हो जाएगा? ये ब्लू कलर का हो जाएगा। यानी कि इसका रंग चेंज होगी, कैसा हो जाएगा? ऑरेंज से कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। कब? जब हम इसको एसिड के अंदर डुबाएंगे। क्लियर? अब उसके बाद जब आप इसको बेस के अंदर डुबाओगे, किसके अंदर? बेस के अंदर जब आप इसको डुबाओगे तब इसका कलर जो है चेंज होकर के ऐसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। येलो कलर का हो जाएगा भी, तब ये जब हम इसको किसके अंदर डुबाएंगे? बेस के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा आता है वो है हमारा टूरमेरिक। कौन सा है? टूरमेरिक। देखो टूरमेरिक कैसा है? टूरमेरिक जो है कंप्लीट येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है? येलो। जब आप इसको एसिड यानी कि अम्ल में डुबाओगे तब इसका रंग कैसा होगा? इसका रंग येलो ही होगा। इसके अंदर कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। जब आप इसको बेस के अंदर डुबाओगे, क्षार के अंदर आप इसको डुबाओगे, तब इसका कलर चेंज होकर ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ से रेड कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड कलर का। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, कृत्रिम सूचक है, जो कि हमारे जो लैब के अंदर ह्यूमन ने जो है, मानव ने जो है तैयार किए। तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में, पीएच के बारे में, लिटमस के बारे में
और जिससे हम किसी भी एसिड को किसी बेस को जो है टेस्ट करते हैं, मतलब उसको पता कर पाते हैं कि एसिड है या बेस। ठीक है, उसके बाद लेसन में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर उसके बाद हमारे पास आता है कि एसिड और बेस जो है वो रिएक्शन कैसे करते हैं, अभिक्रिया कैसे करते हैं, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कैसे करते हैं और किस किस के साथ करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल की अभिक्रिया, एसिड की अभिक्रिया किसके साथ हम पढ़ेंगे, अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, धातु के साथ। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया, क्षारक की किसके साथ पढ़ेंगे हम, धातु के साथ। ठीक, अब देखो क्या होगा, जब धातु अभिक्रिया करेगा, मेटल अभिक्रिया करेगी किसके साथ, अम्ल के साथ, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा लवण और एक गैस यहाँ से निकलेगी, उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से निर्मुक्त होगी, निकलेगी। क्लियर, कैसे देखो, अच्छा जो ध्यान रखो आप, जो मैं एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ, जो रिएक्शन आपको करवा रहा हूँ, ज्यों की त्यों आपको याद करनी, क्योंकि इससे बार पेपर में कुछ भी नहीं आता। अब धातु जैसे हमने ले लिया Zn प्लस H2SO4, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, Zn हमारे पास जिंक मेटल हो गई। उससे बना है क्या, देखो कौन सी गैस अलग होगी, हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन कहाँ है ध्यान दो, ये रहा हाइड्रोजन। आप सबसे पहले हाइड्रोजन को अलग नहीं, कौन कौन बचा, जिंक बचा और सल्फेट बचा, यानी क्या आएगा, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट हमारे पास क्या सॉल्ट तैयार हो गया और हाइड्रोजन गैस से अलग। जैसे हम पढ़ते हैं सोडियम Na सोडियम प्लस 2HCl, अब हाइड्रोजन को आप अलग कर दो यहाँ से, तो क्या बनेगा, सोडियम बचेगा, कैल्शियम बचेगा, यानी कि NaCl2 सोडियम क्लोराइड, ये क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। कौन सी गैस अलग हो जाएगी, तो किसकी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है एसिड प्लस मेटल, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं क्षारक की धातु के साथ, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने लिया, यहाँ से मैं ले लेता हूँ Zn प्लस मैंने यहाँ से लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास क्या क्या होगा, क्या हाइड्रोजन गैस अलग होगी, इसके अंदर भी हाइड्रोजन गैस के अंदर अलग हो जाएगी। तो आप हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दो, यहाँ से बचा जिंक सोडियम ऑक्साइड, तो क्या बन जाएगा, जो बनेगा 2Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, ये तैयार होगा यहाँ से सोडियम जिंकेट। तो ये आपको ऐसी कैसी रिएक्शन है याद करनी है, जब भी आपसे पूछा जाए कि क्षारक धातु है, क्षारक जो धातु के साथ कैसे विक्रिया करते हैं, तो क्षारक जो धातु है जो विक्रिया करते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निर्मित होती है। Zn धातु है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है। जब इन दोनों की रिएक्शन हुई, विक्रिया हुई, तो यहाँ से क्या बना, सोडियम जिंकेट, एक सॉल्ट और हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये तो होगी मेटल की रिएक्शन एसिड और बेस। अब इसके बाद हम बात करते हैं मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड की अम्ल से विक्रिया, मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन। देखो धातु ऑक्साइड, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रहा हूँ मैं, सारे बच्चे ध्यान दें। धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ, अम्ल के साथ। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा लवण और यहाँ से क्या बनेगा, जल, और यहाँ से क्या अलग होगा, यहाँ से गैस अलग होगी, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जैसे धातु ऑक्साइड हम ले लेते हैं, धातु ऑक्साइड में जैसे हमने ले लिया यहाँ पे धातु ऑक्साइड,
धातु ऑक्साइड हम ले लेते हैं, जैसे सोडियम, धातु ऑक्साइड हम इसके अंदर लेंगे, जैसे सोडियम नहीं, वैसे सॉरी धातु ऑक्साइड नहीं देगा ना, ये कार्बोनेट आएगा, फिर धातु कार्बोनेट की रिएक्शन लिखेंगे, धातु कार्बोनेट। जैसे हम ले लिया ZnCO3 जिंक कार्बोनेट देंगे, इसके साथ जैसे हम एसिड ले लेते हैं यहाँ पे H2SO सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, क्या क्या बनेगा, एक तो जल बनेगा जी, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब देखो 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ से निकाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने यहाँ से निकाल दिया, क्या बचा हमारे पास Zn, एक ऑक्सीजन और ये सल्फेट ZnOSO, ये हमारे पास है। इसी को आप कैसे लिखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ZnCO3 + 2HCl, क्या बनेगा H2O गैस अलग, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ से क्या बनेगा Zn, ये हो गया, ये बनेगा जिंक क्लोराइड ZnCl, ठीक है। अब हम रिएक्शन इसकी पढ़ेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ है, एसिड के साथ बनेगा, क्या यहाँ से सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीजें जो यहाँ से तैयार होंगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जिसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ हमने जैसे एसिड ले लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसके साथ हम क्या करते हैं, एसिड ले लेते हैं, उसका नाम क्या है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने जो ले लिया। अब देखो आप क्या करो, इसके अंदर से H2O को अलग निकालो, कार्बन डाइऑक्साइड अलग, क्योंकि नेसेसरी है तो बनेगी, बचा क्या, देखो हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हमने अलग कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड हमने अलग कर दिया, यहाँ से बचा सोडियम, ये क्या बचा यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किसकी रिएक्शन होगी, ये होगी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ, एसिड, ठीक है। ये ऐसे एग्जांपल जो आपने अपने नोट्स इनके बना लेने हैं, अपनी नोटबुक में उतार लेने हैं और इनको फिर लर्न करना है। अब इसके बाद जो मैं रिएक्शन बढ़ाऊंगा आपको वो क्या है, देखो इसके बाद रिएक्शन है हमारे पास एसिड प्लस बेस, अम्ल और क्षार की, क्या अम्ल और क्षार की किसके साथ है, अम्ल और क्षार की आपस में क्या बनेगा, फिर यहाँ से सॉल्ट, लवण और वाटर, ठीक, ये यहाँ से तैयार हो। जैसे एग्जाम्पल उठाओ, एसिड हमने ले ले जैसे HCl, H2SO, H2O बनेगा, H2O बना लिया, क्या बचा HCl प्लस H2SO4, एसिड प्लस बेस की जो हम रिएक्शन लिख रहे हैं, तो H2O, ठीक है, H2O, यहाँ से हम बनाएंगे फिर इसका हाइड्रोजन, क्योंकि आप इसके अंदर एक चीज देखो, सोडियम क्लोराइड, दोनों एसिड होंगे, हमने एक क्या लेना है, हमने इसके अंदर एक बेस लेना, तो यहाँ पे क्या लेते हैं सोडियम क्लोराइड। मैं सोच रहा हूँ रिएक्शन गलत किस तरह आई, तो इसलिए आ रही। अब देखो H2O हमने ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, NaCl हमने ले लिया,
और ये क्या ले लिए हमने यहाँ से H2SO4, और H2SO4 की जगह भी आप क्या ले हुए यहाँ पे तो NaCl की मुझे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले, तो तब बनेगा हाइड्रोजन यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4, यहाँ से हमारा क्या बना H2O, और यहाँ से बचेगा क्या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो NaOH प्लस HCl, यहाँ से क्या बनेगा H2O और बचेगा क्या Na सोडियम क्लोराइड। और इसी रिएक्शन को, इसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं उदासीनीकरण, न्यूटन उदासीनीकरण। जब डेफिनेशन लिखोगे इस उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसके अंदर क्या लिखोगे कि वो जिस रासायनिक अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार मिलकर के लवण और जल का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने रिएक्शन पढ़ी इसकी अम्ल एसिड की, बेस की, मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। उसके बाद देखो जो हम पढ़ेंगे क्या है, इसके अंदर एक बताया गया है कि अम्ल और क्षार पे हैं जब जल में घुलते हैं तब क्या होता है, तो ध्यान दो एसिड को जब आप वाटर के अंदर डालोगे, वाटर में जब मिलेगा तो यहाँ से क्या निर्मुक्त होंगे, यहाँ से H प्लस या H3O प्लस आयन जो है ये छोड़ देता है, निर्मुक्त। बेस को जब आप मिलाओगे वाटर के अंदर तो यहाँ से क्या निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे OH माइनस। कब, जब ये किसके अंदर जाएगा, जब ये बेस के अंदर। ठीक है, बेस को जब वाटर में मिलाओगे तो इस तरह से निकलते हैं। क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर कि जब हम अम्ल और क्षार को जल में घोलते हैं तो क्या। ठीक है, और एक चीज और, जब ये H प्लस और H3O प्लस और OH माइनस आयन निकलते हैं, जब इसको जब अम्ल और क्षार को जब जल के अंदर मिलाते हैं तो इनकी जो सांद्रता होती है, इनकी जो क्वालिटी होती है उसके अंदर क्या है, प्रति आयतन इकाई में क्या होती है, कमी होती है। पर वॉल्यूम के अंदर क्या होती है, कमी हो जाती है। और इसी को एक स्पेशल वर्ड नाम दिया गया है इसके अंदर, वो क्या है, डिल्यूटेड। डिल्यूटेड नाम दिया गया है तनुकरण। इसको हम क्या बोलते हैं, तनुकरण। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास डिल्यूटेड हो गया तनुकरण। ठीक, अब आप इसके अंदर ये भी देखेंगे कि जितने भी बेस हैं, जितने भी बेस आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, सारे के सारे पानी में नहीं घुल पाते, वो सारे पानी में नहीं घुल पाते। उनके अंदर कुछ एक ऐसे भी हैं जो पानी के अंदर नहीं घुलते, और जो पानी के अंदर घुल जाते हैं उनको फिर क्या कहते हैं, एल्केली, यानी कि क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। देखो दोनों वर्डों के अंदर डिफरेंस है, क्षार और क्षार। क्षार में तो क्या हो गया, सभी आ गए, लेकिन क्षार में कौन से आते हैं, वो जो पानी में अच्छे तरह से घुल जाते हैं, जो नहीं घुलते ना वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं। ये भी बात जो है डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि एल्केली क्या होता है, क्षार। ठीक है, अब देखो इसके एक इसके अंदर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में बताना रह गया था। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है कि जैसे आप किसी भी इंडिकेटर को, ठीक है, एसिड या बेस में डुबोने से पहले आप टेस्ट करके देखो कि जो उसके अंदर से गंध आ रहा है उसको सुन के देखो उसकी गंध कैसी है, और जब आप उसको किसी अम्ल या क्षार में डुबो दोगे उसके बाद आप देखोगे इसकी गंध जो बदली हुई मिलेगी आपको। अगर वो बदली हुई मिलती है तो इसको हम ये कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं, गंधीय सूचक। क्या कहते हैं, गंधीय सूचक।
तो ये परिभाषा डेफिनेशन जो आपने याद रखनी, नोट कर ली, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम पढ़ाने जा रहा हूँ आपको एसिड। क्या पढ़ रहे हैं? अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं एसिड। अब देखो एसिड तो आप बोल रहे थे एसिड तो पढ़ ही रही हैं, लेकिन एसिड में कौन कौन से एसिड पढ़ रहे थे? सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे HCl, क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो HCl है ये क्या है? ये अम्लराज में किसको कहते हैं? तेजाब जिसको बोला जाता है वो भी यही तेजाब, ठीक। बाथरूम क्लीनर के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। बाथरूम में जो सफाई करते हैं ना, एप्लिक वगैरह आपने सुना होगा, बाथरूम क्लीनर के अंदर भी इसको हम यूज करते हैं। इसको HCl, ठीक है। HCl क्या है? ये अम्लराज है, तेजाब है। और ये कहाँ पाया जाता है? हमारे स्टोमक के अंदर भी पाया जाता है। स्टोमक यानी हमारे पेट के अंदर भी जो है ये पाया जाता है। वहाँ इसका pH मान कितना होता है? pH वैल्यू 2.0 इसकी जो है pH वैल्यू, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे हम किसी शादी ब्याह के अंदर गए, ठीक है, हमने देखा वहाँ पे बड़ा अच्छा खाना, हम लालच में आ गए, हमारी क्योंकि बोलते हैं जीव का स्वाद, ठीक है, हम लालच में आ गए, हमने क्या किया, बहुत सारा खाना खा लिया डब्बे से ठूस के कि कोई और ना सके। तो फिर उससे क्या होता है, ओवर ईटिंग जब होती है, हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, अगर कोई खाना खाते हैं हम, उसको सड़ने से बचाने के लिए कौन है एसिड? यहाँ पे HCl। लेकिन जब ज़्यादा खाना खाते हैं तो उतना ही ज़्यादा HCl बनता है, और जब ज़्यादा HCl बनता है तो हमें फिर क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है, खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाएगी आपके अंदर से, ठीक है, क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी आपने सुना होगा। और उसी का इलाज करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? कॉफी शॉप पे जाते हैं सर, क्या लेके आते हैं वहाँ से? इनो लेके आते हैं, हाँ। और उसी इनो के अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH2। और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जब एसिड और बेस दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट और H2O जल बनाते हैं, यानी वो उदासीन हो जाते हैं। जैसे सीधा ही एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लो इसको, जैसे जब हम खाना खाते हैं, सब्जी के अंदर जब मिर्च ज़्यादा होती है ना, तो क्या करते हैं? उसका प्रभाव कम करने के लिए नमक डालते हैं, उससे नमक लेवल बराबर हो जाता है, मिर्ची नहीं डलती। तो सेम इसी प्रकार ये है, जब एसिडिटी होती है, HCl की जो मात्रा बढ़ जाती है तो उसके अंदर इनो डालते हैं, उसके अंदर क्या होता है? MgOH2 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एसिड है, कौन सा? HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एक चीज़ और, ये किसके अंदर यूज होता है? एक्वा रिजिया के अंदर यूज होता है। एक्वा रिजिया जब आप 3rd चैप्टर पढ़ोगे ना, मेटल एंड नॉन मेटल, तो वहाँ पे आएगा एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया क्या होता है? एक्वा रिजिया एक ऐसा द्रव होता है, एक ऐसा लिक्विड होता है जो किसको बढ़ा सकता है? सोने तक बढ़ा सकता है। सोना कितना कठोर होता है, ठीक है, उसको बढ़ा सकता है। उसके अंदर क्या होता है? 3:1 में 2 एसिड मिले होते हैं, तीन एसिड इसके मिले होते हैं HCl के, और एक हिस्सा इसका मिला होता है HNO3, इसका नाइट्रिक एसिड। यानी किसके अंदर यूज होता है? ये एक्वा रिजिया बनाने के अंदर भी जो है ये यूज। हमारे जो आप सोच रहे होगे ना भाई, पेट के अंदर एसिड है, ये तो डेंजरस होता है, लेकिन हमारे जो पेट होता है उसके अंदर एक परत बनी होती है, एक लेयर बनी होती है, उसका मेरे को नाम अभी ध्यान नहीं है, लेयर बनी होती है, और वो लेयर से जो है ये हमारे बॉडी के ऊपर जो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करता। उल्टा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हानिकारक जीवाणु होते हैं, उनसे हमारी सुरक्षा भोजन को गलने सड़ने से बचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम एसिड पढ़ेंगे है H2SO4। ये हमारे पास क्या है? H2SO4 में क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा, अम्ल रसायनों का राजा भी कहा जाता है।
रसायनों का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा विक्रियाशील, किंग ऑफ केमिकल, ये सबसे ज्यादा क्या है? एक्टिव है, सबसे ज्यादा विक्रियाशील। अम्लों का राजा कहा जाता है, रसायनों का राजा H2SO4, क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसी एसिड को हम क्या कहते हैं? बैटरी एसिड भी कहते हैं, बैटरी एसिड। बैटरी एसिड क्योंकि बैटरी के अंदर जब एसिड डाला जाता है वो ये एसिड होता है। बैटरी के टोटल 100% मटेरियल में से 68% तो क्या होता है? वाटर होता है, शुद्ध जल होता है, और 32% क्या होता है? ये H2SO, 32% क्या होता है? H2SO, ठीक है। 68% डिजिटल वाटर होता है, डिजिटल वाटर यानी कि शुद्ध जल, और H2SO4 कितना होता है? 32%। हाँ, जब आपने देखा हुआ जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है, रेड कलर का होता है वो, उसके अंदर भी अग्निशमन यंत्र, अग्निशमन यंत्र के अंदर भी इसका जो है इसका यूज होता है। क्योंकि जब H2SO4 और नीचे सोडियम बाइकार्बोनेट के ऊपर दबाया जाता है तो वहां से गैस निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक जल निकलता है। और आपको ध्यान रहे कि ऑक्सीजन हल्की गैस है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने जो है कंपल्सन थ्योरी पढ़ी थी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज जलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है, जब वो आग के ऊपर पड़ती है ना तो आग कर ढक लेती है चारों ओर से, और जब ढक लेगी तो उसके अंदर ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगी तो क्या हो जाती है? आग बुझ जाती है। तो उस यंत्र के अंदर भी इसका यूज होता है, H2SO4 का यूज होता है। और जब एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा जब होती है, एसिड रेन के अंदर, अम्लीय वर्षा के अंदर, तो वहां भी ये एसिड होता है, H2SO4 और HNO3, ये दोनों एसिड जो है वो मिलकर ये कहते हैं अम्लीय वर्षा। तो ये इतनी सारी बातें जो है आपको इस एसिड के बारे में, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में याद है। अब इसके बाद हमारे पास है HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? नाइट्रिक। HNO3 हमारे पास क्या है? नाइट्रिक एसिड। जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 आपका, एक तो एक्वा रीजिया के अंदर हो गया, देखो हमने पढ़ा था पिक्चर 3:1 में, एक्वा रीजिया के अंदर इसका यूज। एक इसका यूज TNT और RDX बनाने में यूज होता है, TNT और RDX। TNT और RDX क्या है? TNT और RDX विस्फोटक पदार्थ हैं, विस्फोटक पदार्थ जो वाटर में यूज होते हैं, और उन्हीं विस्फोटक पदार्थों में किस एसिड का यूज होता है? HNO3, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। इसका यूज होता है नाइट्रिक एसिड का। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे? देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे लैक्टिक एसिड। ये तो सब बच्चों को बताओ मेरे साथ, क्योंकि हम छोटी क्लास में हमने पढ़ा है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल क्या होता है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड दही के अंदर पढ़ा है ना जी। दूध जो होता है, मिल्क जो होता है, 7.8 pH होता है भाई, pH वैल्यू 7.8 होती है मिल्क की, ध्यान रखना सारे बच्चे। तो दूध जो होता है उसके अंदर क्या होता है? लैक्टोज होता है। लैक्टोज यानी कि शर्करा। आपने दूध का टेस्ट देखा हुआ, मीठा नहीं होता, चीनी गिरने के बाद नहीं, पहले से ही मीठा होता है ना। तो क्यों, किस कारण होता है? लैक्टोज के कारण होता है। और जब इसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जब इसके अंदर पनपते हैं, तैयार होते हैं, तो वो इस लैक्टोज से क्या बना देते हैं? इस लैक्टोज से, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया
लैक्टिक एसिड बनाते हैं, और इसी एसिड के कारण जो है हमारा दूध फट जाता है, क्या बन जाती है, दही बन जाती है। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं दही के अंदर छोटे छोटे। अब आप ऐसे मत ट्राई मत करना कि देखने लग जाए, दिखेंगे नहीं आपको ऐसे। और किसी ने फिर दही खाने भी छोड़नी है भाई, क्या आप ये सोचो इसके अंदर इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं, चीज़ें हम दिखाते हैं तो जो है मांसाहारी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए जो है बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, इसीलिए बने। तो ये क्या है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के बारे में आपको ये बातें ध्यान रखना। इसके बाद जो हमारा एसिड है वो है हमारा ऑक्जेलिक एसिड। कौन है, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो है आपने पढ़ा हो, ऑक्जेलिक एसिड जो हमें कहाँ, ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक एसिड हमें मिलता है टोमेटो में, और इसके अंदर फिंच यानी पालक के अंदर भी जो हमें मिलता है ऑक्जेलिक। अब क्या होता है देखो, हाँ जो पथरी जो जिसको हम बोलते हैं ना, पथरी, पथरी होगी इसको, उस पथरी का रासायनिक नाम भी क्या होता है, केमिकल नेम भी उसका पथरी का क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या होता है, इस पथरी का रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम, ठीक है, कैल्शियम। अब जैसे देखो पथरी होती है किस प्रकार, बताता हूँ आपको ये पता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या कैल्शियम है, लेकिन ये बताओ है कहाँ पे, आप सोचो हड्डियों में, हड्डियों के अलावा भी बहुत सी जगह है। हमारे जो नेल है इनके अंदर है, हेयर हमारे उनके अंदर है, टिथ हमारे उनके अंदर है, वो जो हड्डियाँ हैं बोन है उनके अंदर है, और तो और हमारे ब्लड के अंदर भी कैल्शियम, ब्लड के अंदर। अब होता क्या है देखो, मैं बताऊँ आपको कि टोमेटो फिंच ये जो होते हैं इनके अंदर हमारा ऑक्जेलिक एसिड, जब हम क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो होता है, ये जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जो टोमेटो फिंच है इनका हम ज़्यादा यूज करते हैं, तो क्या होता है इनका हमारी बॉडी के अंदर पाचन होना बंद होता है, क्योंकि इनकी जो ऊपरी जो परत होती है वो ज़्यादा हार्ड होती है। इनका हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, पाचन जो बंद हो जाता है। कब, जब हम क्या कर लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम एक्स्ट्रा हो जाए, जैसे अब दूध से कैल्शियम मिलता है, बहुत ज़्यादा दूध पीने लग जाए तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम जो है एक्स्ट्रा हो जाएगा। और जब कैल्शियम एक्स्ट्रा होता है तो ये जो दोनों के जो टोमेटो और फिंच के जो छिलके होते हैं, जो पात्र जो भी पदार्थ हैं हमारे अंदर, ये हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है ना, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसके साथ जो है मिल जाती है, प्लस, और प्लस होकर के छोटी छोटी गांठ बनाती है, और वही गांठ फिर हमारे कई लंग्स के अंदर जाती है, कभी लीवर के अंदर जाती है, कभी कहीं जाती है। और 90% जो पथरी जो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होती है वो पित्त की थैली के अंदर क्या होती है, हमारे पित्ताशय के अंदर, पित्त की थैली के अंदर है 90% पथरी हमारी पित्त की थैली। और इससे बचा कैसे जा सकता है, देखो एक तो पौधा आता है उसका नाम है पत्थर चट, आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं मैं, पत्थर चट पौधा है, उसके पत्ते खाने से हमें काफी हद तक जो है पथरी से आराम है। या फिर हम चुकंदर जो होता है उसका हम रस पिए, ककड़ी का रस हम पिए, ककड़ी जो तुम बोलते हैं, लस्सी छाछ जितनी होती है वो हम पिए। इससे क्या होता है, पथरी के अंदर कहीं ना कहीं जो है काट करता है, ठीक है। और एक इस ऑक्जेलिक एसिड का जो यूज होता है वो कहाँ होता है, ब्लड बैंक के अंदर, ब्लड बैंक के अंदर। ब्लड बैंक के अंदर क्यों होता है, क्योंकि ये ब्लड को फ्रीज होने से रोकता है, जमने से रोकता है। अब ब्लड जम जाए तो उसके अंदर फिर दूषित हो जाएगा ना, वो खराब हो जाएगा, तो ये उसको जमने से रोकता है। तो ये जो यूज है जो बातें हैं आपने ऑक्जेलिक एसिड के बारे में याद रखें, ठीक है। ये था हमारा ऑक्जेलिक। इसके बाद हम पढ़ते हैं कार्बोनिक एसिड,
ठीक है। कार्बोनिक एसिड इसके बाद हम पढ़ते देखो, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक चॉकलेट, तम एक बार एक मिनट रुको। ये है हमारा कार्बोनिक एसिड। क्या है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड H2CO, हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड कहाँ होता है? तो सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है, सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है, कोल्ड ड्रिंक जिसको हम बोलते हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक, वहाँ। अब आपने देखा होगा जैसे ही कोल्ड सी सॉफ्ट ड्रिंक का ऐसे ढक्कन खोलते हैं, उसके अंदर शूट ऐसे एकदम से क्या होती है, गैस बाहर आती है ना, शूट की आवाज करती है। उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? उसके अंदर